डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम शुरू करेंगे। ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 बनता है। चैप्टर नंबर 5 बनता है आपका सुहेल वाली जो बुक है उसका आईकॉम पार्ट 2। और इस चैप्टर के ज्यादा रेलिवेंस भी किसके साथ होगी, आईकॉम पार्ट 2 के साथ होगी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन बेसिकली होती क्या है, या इस चैप्टर के जो बेसिक्स होते हैं पहले हम उनको देखते हैं कि क्या चीज़ है। इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको हम हटा के ले देते हैं बेसिक्स। पहले हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन बेसिकली होती क्या है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, ये बेसिकली होती है आपके पास नंबर वन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन कैश एक्सपेंस, बारी बारी इन सबको हम स्टडी करेंगे कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर टू, ये चार्ज किस पे होता है, चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट। और नंबर थ्री के ये हम चार्ज करते क्यों है, या डेप्रिसिएशन जो है ये लगाई क्यों जाती है, चार्ज क्यों की जाती है। तो ये बेसिकली चार्ज इसलिए की जाती है, चार्ज टू चार्ज टू comply with मैचिंग concept। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है ये भी सारा स्टडी करते हैं। तो बारी बारी करके हम इनको स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं कि नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है। नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश का क्या मतलब होता है, ऐसा जिसमें पैसा ना लगे, उसको हम क्या कह देंगे, नॉन कैश। और एक्सपेंस का क्या मतलब होता है, खर्चा। तो यानी कि आपका जो डेप्रिसिएशन है ये ऐसा खर्चा होता है जिसके ऊपर आप बज़ाहिर या बजाते खुद आप कैश अदा नहीं कर रहे होते। आप कोई उसको एक्सपेंस अकर नहीं कर रहे होते। आप ये नहीं कहते कि चलो पैसे ले लो और हमारा जो एक्सपेंस है आप उसको रहने दो, कि पैसे हम लोग रखते जाते हैं, आप डेप्रिशिएट नहीं कर रहे अपना एसेट। ठीक है, ये मतलब होता है आपका नॉन कैश एक्सपेंस का। सेकंड, अब हम चलते हैं फिक्स्ड एसेट पे कि फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, एसेट को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें ना तो एसेट हमारे पास आ जाते हैं दो तरह के। एसेट हमारे पास कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है करंट एसेट, एक होता है हमारे पास फिक्स एसेट। ये क्या होता है, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। यानी आपने एक साल के अंदर अंदर इसको कंज्यूम कर लेना होता है। फॉर एग्जांपल आपके डेटर्स हैं, आपके कोई भी चीज रिसीवेबल थी, आपने एक साल के अंदर रिसीव कर ली, वो क्या हो जाएगा, आपका एसेट खत्म हो जाएगा। तो ये एक साल के अंदर आपके खत्म हो जाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है फिक्स एसेट। ये क्या होता है, मोर देन 1 ईयर चलते हैं, आपके मोर देन 1 ईयर चल रहे होते हैं। अब फिक्स एसेट की ना आगे से दो फर्दर टाइप्स होती हैं। पहली टाइप कौन सी है, टेंजिबल। और सेकंड टाइप है आपकी इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल जो है ये आपके स्कोप से बाहर है। ये क्या होता है कि ऐसे एसेट जिनको आप देख सुन नहीं सकते, दोस that cannot be perceived with any of the five senses। ऐसे सांसें होते हैं जिनको हम लोग देख सुन नहीं सकते,
इनको हम क्या कहते हैं, इंटेंजेबल एसेट। इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, आपका जो ब्रांड नेम होता है वो है, आपका गुडविल है। अब इन सब के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे होते, इन सब के ऊपर आप क्या चार्ज करते हो, एमोर्टाइजेशन। तो जी हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स्ड टेंजेबल एसेट पे, जिसको हम लिखते हैं FTA। ये कौन से एसेट होते हैं, एसेट्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड आर यूज्ड फॉर मोर देन अ ईयर। यानी ये एक साल से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सेकेंड इनकी वो बात क्या होती है कि इनके जो एग्जिस्ट वो फिजिकली ये प्रेजेंट भी होते हैं, यानी आप इनको देख भी सकते हैं। जैसे बिल्डिंग वगैरह होती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा एसेट है, आपका फिक्स टेंजेबल एसेट है। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। आपके पास मशीनरी आ जाती है, आपके पास प्लांट आ जाता है, बिल्डिंग एटसेट्रा, या कोई भी एसेट जो आपके IAS 16 के अंदर फॉल कर रहा है। IAS 16 क्या होता है, ये बेसिकली आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो फिक्स एसेट को डील डील कर रहा होता है। इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ठीक है, ये होगी हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज, हमने क्यों करना है और किस तरह करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके फर्दर डिटेल में कि डेप्रिसिएशन होती किस किस तरह से है और इसको चार्ज हम करते कैसे या क्यों करना पड़ता है। यहाँ पे हम लिखते हैं चार्ज क्यों करते हैं, चार्ज क्यों करते, क्या चार्ज क्यों कहते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों कहते हैं। देखो आपने एक एसेट लिया था 70,000 रुपए का, या चलो इसको हम कर लेते हैं 7 लाख का। आपने सारे का सारा एसेट क्या एक साल में खत्म कर लिया, बिल्कुल भी नहीं खत्म किया। अब एक साल में खत्म नहीं किया इसका मतलब है आपने मल्टीपल ईयर्स इसको इस्तेमाल किया। तो आप क्या करते हो, ये जो 7 लाख है ना, इसको जितने सालों पे आपने इस्तेमाल किया उसके ऊपर डिवाइड करोगे से 7 ईयर्स हम लोगों ने यूज किया। तो आप अंदाजा एक लगाते हो कि हम लोगों ने 1 लाख रुपए का एसेट एक साल में इस्तेमाल किया। अब ये जो 1 लाख है ना, इसको आप क्या करोगे, अपनी बैलेंस शीट में शो करवाओगे एज अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लगाते क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे का पूरा एसेट जो है वो एक साल में इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट करता है कि आपने जितना इनकम जनरेट किया आपने उसी के रेलिवेंट एक्सपेंस बुक करना है। हमने इनकम जनरेट किया 1 लाख के एसेट के हिसाब से, तो हम लोग जो इसका एक्सपेंस बुक करेंगे वो भी कितने का बुक करेंगे, 1 लाख का बुक करेंगे। इस वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब हम चलते हैं इनकी बकायदा डेफिनेशंस पे, जो इस चैप्टर की रेलिवेंट डेफिनेशंस हैं बुक में, उनके ऊपर चल देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है जी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन बेसिकली होती है वियर एंड टीयर ऑफ फिक्स्ड टेंजेबल एसेट। आपने ये पूरा लिख के आना है, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट ड्यू टू इट्स यूज। अगर यहाँ पे एसेट लिखोगे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर एसेट लिख रहे हो तो आप यहाँ पे इट्स यूज करोगे। अगर आप एसेट्स लिख रहे हो एस लगा के, तब आप क्या यूज करोगे, देयर यूज। अब डेप्रिसिएशन कितनी तरह की हो सकती है, डेप्रिसिएशन आपकी होती है दो तरह की, एक होती है एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन और एक होती है आपकी इंटरनल डेप्रिसिएशन। इसका ए कर लेते हैं हम, एक्सटर्नल,
अब एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये बेसिकली डेप्रिसिएशन होती है जिस जो बाहर की किसी वजह से आपके एसेट की जो कीमत है उसको कम कर देती है, डेप्रिसिएशन। बल्कि इसको हम कर देते हैं, क्या लिखते हैं इसको, वियर एंड टीयर ऑफ एसेट, या रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉजेस। एग्जाम्पल इसकी क्या आ जाएगी? एक्सीडेंट। आप नई गाड़ी लेके निकले बाहर, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो अब आपने गाड़ी इस्तेमाल कोई नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सारी की सारी इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो खत्म हो गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड डेप्रिसिएशन। अब हम चलते हैं इंटरनल डेप्रिसिएशन पे। इंटरनल डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आप यूज करने की वजह से आपके मार्केट वैल्यू जो एसेट की वो कम हो गई है। रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू, रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजेबल एसेट ड्यू टू इट्स यूज। अगर आप इस्तेमाल करते हो उसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है डिप्लीशन की। डिप्लीशन ये क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। अब मसला आ गया कि जी वेस्टिंग एसेट क्या होते हैं? वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो वाले एसेट्स होते हैं, एसेट्स whose वैल्यू डिक्रीज ड्यू टू क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। यानी ऐसे असासे जिनको हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, इसको हम क्या कहते हैं? डिक्री वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसकी एग्जांपल आ जाती है कोल माइंस। अब कोयले की एक मान है, कान है, सॉरी, कोयले की एक कान है, उसके अंदर से आप जितने कोयला निकालते जाओगे उसमें कोयला दोबारा तो नहीं ऐड होगा। तो वो क्या होता है? वेस्टिंग एसेट होता है, जितना कोयला निकल गया वो जाया हो गया। इसके अलावा आपका कोई भी जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे पेट्रोलियम है, आपका नेचुरल गैस है, ये सारे भी क्या होते हैं? आपके वेस्टिंग एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस क्या होता है? ऑब्सोलिसेंस बेसिकली होता है कि आपका इन्वेंशन जो है, आपकी जो इजादात हैं,
वो कुछ ऐसे की आ गए जिसकी वजह से आपका एसेट पड़ा पड़ा जाया हो गया। इसको क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब यहाँ पे किसी भी किस्म का एसेट हो सकता है, चाहे आपका जो टेंजेबल एसेट है वो जो, चाहे आपका इंटेंजेबल एसेट है वो जो, उसकी अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इन्वेंशन या चेंज टेस्ट ऑफ पीपल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्सोलिसेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपके पास पहले आते थे वास्पा के स्कूटर्स, वास्पा के स्कूटर आते थे। अब लोगों ने यहां से शिफ्ट किया CD70 पे। अब जो वास्पा था इसकी वैल्यू डिक्रीज होती 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 जीरो पे आ गई। क्यों? लोगों का टेस्ट चेंज हो गया था, लोगों ने कहा यार ये स्कूटर है, इतना पेट्रोल खाता है, इसको हम छोड़ो, हम क्या कहते हैं 70 पे चलते हैं, हमसे पेट्रोल कम खाएगी। अब जिसके पास स्कूटर पड़े हुए थे उसने तो ना इस्तेमाल किया ना कुछ, और उनकी वैल्यू खुद ही कम हो गई। इसको हम कहते हैं ऑब्सोलिसेंस, कि आपकी जो जिद्दत है, आपने कोई ऐसी चीजें याद कर ली कि पुरानी चीजें बिल्कुल जाया हो गई। चलो ये वाले छोड़ो, हम थोड़ी इसकी लेटेस्ट मॉडल की ये एग्जांपल देखते हैं। आपके पास पड़ा हुआ था जी स्प्लिट एसी। आपने फर्ज करो इसके 1 लाख यूनिट रखे हुए थे। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता स्प्लिट छोड़ के इन्वर्टर लगाने लग पड़े। अब इन्वर्टर की प्राइस जो है ये ज्यादा होती गई और स्प्लिट एसी की प्राइस कम होती गई। अब इस स्प्लिट एसी की प्राइस कम क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर में हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा यार इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसके अंदर आपको ये फीचर्स मिलेंगे, ये रिमोट से नहीं चलता, ये वाईफाई से चल जाता है, ये है वो है। अब लोगों ने क्या कहा यार इन्वर्टर तो बड़े काम की चीज है, हम ये लेते हैं, हम एसी स्प्लिट को नहीं लेते। तो जो स्प्लिट एसी की बड़े बड़े प्राइस कम हो गई है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलिसेंस कहते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बात आपने ध्यान में रखना है कि वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लेक्स ऑफ टाइम, फ्लेक्स ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्स ऑफ टाइम। यहाँ पे बेसिकली आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। जो आपकी वैल्यू होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, जीरो। एसेट की आपकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। द वैल्यू ऑफ FTA बिकम्स जीरो। ये कौन सी वैल्यू की बात करें, मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। ड्यू टू इन्वेंशन एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल आपके रद्दी के भाव बिक रहा होता है। एग्जाम्पल, यही वाली एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। आपके पास पड़े थे विंडो एसी। अब विंडो एसी से लोग शिफ्ट हुए स्प्लिट पे। चलो अभी भी थोड़ा बहुत विंडो एसी बिक रहा था, आपने अभी भी रखे हुए थे। अब जब लोगों को पता लगा यार इन्वर्टर नाम की शय आ गई है, अब सारे लोगों ने क्या किया, इन्वर्टर पे शिफ्ट हो गए। स्प्लिट एसी की वैल्यू कम हुई, और जबकि जो विंडो एसी था ये बिल्कुल ही सफाई हस्ती से मिट गया। क्यों? क्योंकि इस बिजली ज्यादा खाता है, तो लोगों ने कहा यार इसको दफा करो, इसकी ठंडक तो इतनी होती है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, पैसे इतने नहीं लगाने, हम क्या कहते हैं इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसकी जो वैल्यू थी वो बिल्कुल जीरो हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स ऑफ टाइम। अगर आपकी वैल्यू कम हो रही है उसको हम कहते हैं ये क्या होता है, ऑब्सोलिसेंस। अगर वैल्यू कम हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलिसेंस। अगर वैल्यू बिल्कुल ही जीरो हो गई है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स ऑफ टाइम।
इसके बाद अब हम चलते हैं लाइफ पे। लाइफ क्या होती है? जिंदगी। अब जो आपकी एसेट की जिंदगी होती है ना, वो दो तरह की होती है। दो से भी बल्कि ज्यादा तरह की होती है। आपके बुक में हम देखते हैं कितने तरह की है। एक, चलें कोई बात नहीं। एक होती है आपकी इकोनॉमिक लाइफ, और एक होती है आपकी यूजफुल लाइफ। अब जो इकोनॉमिक लाइफ है ना, ये क्या होती है? आपकी एसेट की टोटल लाइफ। सेकंड क्या होती है? आपकी यूजफुल लाइफ। अब ये क्या होता है? लाइफ फॉर विच अ बिजनेस intends to use an asset। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है वर्किंग लाइफ। एग्जाम्पल लेते हैं जी इसकी। आपने एक गेमिंग पीसी बनाया, अच्छे खासे इस पे पैसे लगाए, आपने कहा चलो यार इसको मैं 2 साल इस्तेमाल करूंगा। आपने 2 ईयर्स इसको यूज किया। इसके बाद आपने इसको बेच दिया रद्दी में, या बाहर वाले कोई आए, उन्होंने कहा चलो पुराने कंप्यूटर वगैरह बेच दो, आपने बेच दिया। अब आपने क्या किया? आपकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी थी? 2 साल। सॉरी, आपकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 2 साल। इसके बाद वो जब उन्होंने खरीदा, उन्होंने आगे बेच दिया ये किसी स्कूल वालों को। स्कूल वालों ने इसको इस्तेमाल किया से 3 साल। अब उनकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 3 साल। आपकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 2 साल। उनकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 साल। जबकि जो इकोनॉमिक लाइफ है, टोटल ये कंप्यूटर इस्तेमाल कितने दे रहे हैं? 5 साल। ये जो 5 साल है, ये क्या है? हमारी इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ होता है कि टोटल आपका जो कंप्यूटर वगैरह है, कोई भी चीज है, वो कितनी देर इस्तेमाल हो सकती है। जबकि ये जो यूजफुल लाइफ है, ये होता है कि आपके मुताबिक कितनी देर इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर कि प्राइसेस कौन कौन सी होती हैं। कौन सा है ये? सिक्स्थ। एसेट की कितनी प्राइस हो सकती है? एसेट की सबसे पहले जो सी प्राइस आती है, ये होती है आपकी कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट वैल्यू भी इसको कहते हैं। अब ये क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस incurred up till intended यूज। यानी वो तमाम खर्चे जो हम लोग करते हैं तब तक, जब तक हमारा असासा जो है वो काम करने के हालत में नहीं आ जाता। जैसे हम लोगों ने ओल्ड फर्नीचर लिया, ओल्ड फर्नीचर लिया हमने 1 लाख का। हमने इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई, रिपेयर करवाई से 10,000 की। अब इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? इसकी कॉस्ट प्राइस हमें पड़ेगी 1,10,000। जब भी इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 1,10 पे। 1 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये होती है हमारी कॉस्ट प्राइस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस।
ये क्या होता है? प्राइस एट विच एसेट कैन रेडिली बी सोल्ड इन मार्केट। आपने अंदाजा लगाया हुआ था कि हमारी 70 सीसी जो है बाइक वो है 70,000 की। आप मार्केट में गए, आपकी मार्केट में प्राइस लगी 80,000, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 80,000। अभी 70,000 क्या है वो आगे आगे जाके पढ़ते हैं वो क्या होता है। नेक्स्ट चले हम इसी को करते हैं 70,000 को लेकर। सो सी आ गया आपके पास बुक वैल्यू या बुक प्राइस। ये क्या होता है? प्राइस ऑफ एसेट appearing in books of business। यानी हमारे मुताबिक एक असासे की, एक एसेट की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कीमत कितनी है। हम लोग CD70 यूज कर रहे थे, उसकी कीमत हमारे मुताबिक थी 70,000। इसको हम क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। जबकि इसको मार्केट में लेके गए, हमारे पास आ गए 80,000। ये क्या होती है जी? मार्केट वैल्यू। अब इसको हमने कितने का रिकॉर्ड किया हुआ था? 70,000 का। जबकि ये बिकी कितने की? 80,000 की। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं 10,000 का गेन। ठीक है। बुक वैल्यू क्या होती है? आपकी वो प्राइस जो आपकी बुक्स में नजर आ रही होती है कि आपने असासा जितने का खरीदा था। बुक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ। बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी जितने का आपने असासा खरीदा था उसमें से आप टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है? बुक वैल्यू आ जाती है। इसके बाद लास्ट पे चलते हैं हम, वो है हमारे पास कौन सा? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू वैल्यू या इसको हम कहते हैं प्राइस एट विच एसेट would be sold after its useful life। कौन सी लाइफ है यहाँ पे? यूजफुल लाइफ है। इकोनॉमिक लाइफ की बात नहीं हो रही कि इकोनॉमिक लाइफ के बाद आपका असासा जो है वो 0 रुपए का ही बिकना है। जो यूजफुल लाइफ है इसके बाद जितनी आप प्राइस में बेच सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू। इसके दूसरे नाम क्या होते हैं? इसके दूसरे नाम होते हैं आपके पास ब्रेकअप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। इसके बाद हमारे पास रह जाता है एक मेन काम के मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कितने हैं। बेसिकली इसके 4 डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं। जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है ये हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन आपकी बुक में इन्होंने सिर्फ 2 लिखे हैं, तो हम लोग 2 को ही पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट करने के बेसिकली आपके पास होते हैं 2 मेथड। एक होता है आपके पास फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एक आपके पास क्या होता है? स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। कॉमन नाम इसका स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ पे भी इसको स्ट्रेट लाइन ही लिखते हैं। इसमें क्या होता है? आपकी जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर एवरी ईयर। हर साल जो है ना आपकी जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो सेम रहेगी।
अब इसकी दो लाइन छोड़ के हम दोबारा अगली पे चलते हैं। वो क्या है हमारे पास? रिड्यूसिंग बैलेंस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, वो कैलकुलेट होती है बुक वैल्यू पे। अमूमी तौर पे ये क्या होता है आपका, कम ही हो रही होती है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज recalculated as a percentage of book value। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये बुक वैल्यू के हिसाब से हर साल लगा रहे होते हैं नई डेप्रिसिएशन, तो इसकी वजह से अमूमी तौर पे हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो कम हो रही होती है। ठीक है। अब देखो, आपके पास एक एसेट है जिसने आपको हर साल इक्वल बेनिफिट्स देने हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह। तो बिल्डिंग वगैरह के लिए ज्यादा सूटेबल कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस? ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन ज्यादा सूटेबल होगा। तो ये वाले जो सूटेबल होते हैं, किसके लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं? सूटेबल फॉर एसेट्स लाइक बिल्डिंग, जिनसे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलना है हर ईयर, उसके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल होगा? स्ट्रेट लाइन सूटेबल होगा। और जिनसे आपका जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, जैसे मशीनरी है, मशीनरी ने पहले साल आपको ज्यादा आउटपुट देगी, जैसे जैसे उसकी साल आप ज्यादा इस्तेमाल करते जाओगे, उसकी वैल्यू क्या है, कम होती जाएगी। तो इसके लिए ज्यादा सूटेबल क्या होगा? रिड्यूसिंग बैलेंस। सूटेबल फॉर एसेट्स लाइक मशीनरी। दोबारा एक बार इसको रिकॉल करते हैं। आपके पास दो मेथड होते हैं ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। पहला मेथड क्या होता है, आपने क्या करना होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसमें क्या करते हो आप, कॉस्ट वैल्यू जो है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। यहां से आप एक अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हो, और वो सेम अमाउंट आप हर ईयर माइनस करते रहते हो अपनी कॉस्ट वैल्यू में से। जबकि यहाँ पे आप क्या करते हो, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हो, और वो वाली परसेंटेज आप लगाते हो बुक वैल्यू पे। हर साल आप नई सिरे से बुक वैल्यू पे लगाते हो, और उससे आप न्यू अमाउंट कैलकुलेट करते हो। और हर साल ये अमाउंट चेंज होती है। चेंज का मतलब क्या है, आपको रिकैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये जो अमाउंट आ गई, इसको आप माइनस करोगे बुक वैल्यू में से, उसके बाद आप दोबारा से रेट लगाओगे और दोबारा से आपके पास अमाउंट आ जाएगी। इसके एक आधे क्वेश्चन करेंगे, आपको सोल्व, आपको समझ आ जाएगी। इसका अब हम इस फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है रेट को निकालने का। और हाँ, ये जो आपका टेस्ट पेपर है, इसमें आपको गिवन होगा कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। आपने स्ट्रेट लाइन यूज करना है या आपने रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करना है। तो जो सा मेथड आपको गिवन होगा, आपने वो वाला ही यूज करना है। आपने उसके साथ खुद लड़ाइयाँ नहीं करके आनी। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है रिड्यूसिंग बैलेंस का, रेट आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय होल की पावर 1/n। अब 1/n, यहाँ पे n क्या है आपकी एस्टिमेट, यहाँ पे बल्कि ईयरली लिख देते हैं, 1/एस्टिमेटेड लाइफ। अब ये देखो, इसकी ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की एक और अजम्पशन होती है। यहाँ पे जो सीवी है, कॉस्ट वैल्यू, ये इसका, बल्कि एक ये फॉर्मूला भी है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो वाला भी लिख लेते हैं। तो इसका थोड़ा सही वाला फॉर्मूला है, वो क्या होता है, 1 माइनस, नहीं बल्कि ये रहने दो, ठीक है।
अब यहाँ पे एक कॉमन एजम्पशन क्या होती है आपकी, देखो स्क्रैप वैल्यू ऊपर है, तो अगर आप फ्रैक्शन में ये करते हो 0 ओवर समथिंग, 0 ओवर से 10 कर लेते हैं, आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कॉमन एजम्पशन क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू कैन नेवर बी 0। जो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, इसको आप जितना मर्जी कोशिश करते रहो, आपका पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, आपका आंसर जो है पॉइंट्स में आ जाएगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। ये इसकी कॉमन एजम्पशन होती है, स्क्रैप वैल्यू कैन नेवर बी 0। ये लेक्चर हो गया आपका अपलोड, और इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में। बाकी भी इंशाल्लाह अपलोड करते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।